हेलो बच्चों, मैं आशीष पांडे आज आपको केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बच्चों जय हिंद। और ये बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? आपको आवाज आ रही हो आप कमेंट करिए, उसके बाद हम फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में थैंक्स सबने बताया, ठीक है। देखिए बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज मैटर, यानी कोई भी वो सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है वो आपका मैटर है। फिर मैंने बोला था जो आपका मैटर है, सपोज मैंने पेन कंसीडर किया है, तो जब ये आपका पेन है पूरा मैटर, तो ये पेन आपका छोटे छोटे यूनिट से बना होता है और यूनिट्स ऑफ मैटर को आप एटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था जैसे ये आपके एटम्स हैं, तो ये एटम एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो जो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको आपने बोला था वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं इसको कंक्लूड कर पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप कमेंट करिए, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए मैं फिर से स्टार्ट ही करता हूं कि ये आपका एक पेन है, तो ये आपका मैटर हो गया। तो ये बड़ा सा जो पेन है वो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, तो मैटर जिस छोटे यूनिट से बना होता है उस यूनिट को आप एटम बोलते हैं। और जो मैटर की यूनिट्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स का नाम होता है वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ही जैसे मान लीजिए हमने यहां पे ऐसे एक मैटर दिखा दिया, ये एक रॉड दिखा दिया, हाँ, और ये गोल गोल करके मैंने आपको एटम्स दिखाए, तो मैंने कहा ये आपके एटम्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को आप बोलोगे वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, ये कितना भी अट्रैक्ट करें, बट देखिए आपको इतनी डिस्टेंस दिख रही है, तो किसी भी मैटर में दो एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट स्पेस इज नोन एज इंटर एटॉमिक स्पेस। फिर से सुन लीजिए, मैटर पार्टिकल जिस फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, साउंड क्लियर नहीं है, एक मिनट, अब क्लियर है? आकाश वैभव जी क्लियर है बेटा? हेलो, अगर आवाज क्लियर हो, हाँ ठीक है, तो चलिए फिर से कर देते हैं भाई, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कहा ये आपका मैटर है, तो पहले से हम मैटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा मैटर मींस एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कोई भी वो सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है और उसका कुछ मास होता है, वो आपका मैटर होगा। तो अब ये जैसे आपका पेन है, ये मैटर है, तो पेन छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। तो मैटर जिस छोटे यूनिट से बना होता है दैट स्मॉल यूनिट, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज एटम, यानी जो मैटर की छोटी यूनिट है उसको आप एटम बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आपको रॉड शेप्ड एटम मतलब मैटर दिखाया है और इसमें सर्कुलर आपके एटम्स दिखाए। तो मैंने कहा ये आपके दो सर्किल का मतलब दो एटम हो गया। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस फोर्स से मैटर के एटम्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को आप वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद आइए, मैंने कहा कि ये कितना भी अट्रैक्ट कर ले, बट जो दो आपके एटम्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस है। तो जो दो मैटर के दो एटम्स के बीच में स्पेस होता है उस स्पेस को आप इंटर एटॉमिक स्पेस बोलते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, फिर से सुन लीजिए, मैटर पार्टिकल जिस फोर्स से एक दूसरे की तरफ जाते हैं वो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और मैटर के एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको आप इंटर एटॉमिक स्पेस बोलते हो। तो हमने जब लास्ट क्लास ली थी
तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, वहीं से मुझे स्टार्ट करना था, बट थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं तो ज्यादा सही रहता है। मैंने फॉर्मूला लिखा था वंडरवॉल्स, चलिए वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम शॉर्ट में VWF लिखेंगे, तो ये आपका हो गया वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IAS, दैट इज इंटर एटॉमिक स्पेस, यानी जो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटर एटॉमिक स्पेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टा रिलेटेड है। मींस अगर इंटर एटॉमिक स्पेस कम होगा, बेटा सुन लीजिए, ये जो आपका साइन होता है ये डिक्रीज का साइन है और ये इंक्रीज का साइन है। तो मैंने लिखा हुआ है वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर एटॉमिक स्पेस। इसके हिसाब से जो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इंटर एटॉमिक स्पेस है, दोनों में उल्टा रिलेशन है। मींस अगर आप इंटर एटॉमिक स्पेस को कम करेंगे तो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वंडरवॉल्स इंटर एटॉमिक स्पेस को अगर आप बढ़ाते हैं तो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये आप यहां पे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कोई प्रॉब्लम है इसमें स्टूडेंट्स? हम लाइव क्लास में हैं तो हम चैट बॉक्स को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत से कमेंट करिए, हम उस चीज को तुरंत बताएंगे आपको। चलिए, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? प्लीज एक आध स्टूडेंट कोई भी बता दीजिए तो। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया हाँ। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हम मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब आप मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को क्लासिफिकेशन का आप दो मेथड यूज करते हैं। एक आप यूज करते हैं फिजिकल मेथड, और एक आपका होता है केमिकल मेथड, चलिए, तो मैंने बोला कि जो आप मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए आप दो बेसिस यूज करोगे। एक फिजिकल बेसिस यानी फिजिकल मेथड होगा, एक आपका केमिकल बेसिस होगा यानी केमिकल मेथड होगा। अब अगली बात आते हैं कि आप फिजिकल मेथड में किस क्वांटिटी के बेसिस पर करोगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स से अच्छा वर्ड हमारा एटम हो जाएगा, बिटवीन एटम्स। यानी जो आप मेथड को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं उस क्लासिफिकेशन का बेसिस है एटम्स के बीच में वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो आपका बेस्ड होता है प्योरिटी पे, कि मैटर आपका प्योर है, मैटर इम्प्योर है। तो यहां पे लिखेंगे बेस्ड ऑन प्योरिटी, हाँ। तो ये आपका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड था फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड था
फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड था वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, और केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड था प्योरिटी पे। तो देखिए वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर से सुन लीजिए, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बेसिस पर जो आपका मैटर है उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ठीक है, वैसे ही आते हैं जब आप केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो प्योरिटी के बेसिस पर आपका मैटर 2 टाइप का होता है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। चलिए यहां तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, मैटर को हमने क्लासिफाई किया तो मैंने कहा 2 मेथड आप यूज करोगे, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल में जो आप बेसिस लेंगे वो आपका वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, केमिकल में जो आप बेसिस लोगे वो प्योरिटी लोगे। तो जब आप वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो आपको मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप केमिकली क्लासिफाई करते हो तो प्योरिटी का बेसिस लेते हैं, और प्योरिटी के बेसिस पर मैटर आपका 2 टाइप का है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम यहां से डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज को। नोट कर लीजिए तो कमेंट करिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके चलिए, तो ये तो आपका हो गया कि हमने फिजिकली जान लिया कि फिजिकली मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप कैसे क्लासिफाई करते हो, किसको आप बोलेंगे सॉलिड है? ठीक है, तो हम एक एक स्टार्ट करते हैं, पहले हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं। और डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर हैविंग हाईएस्ट वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल। यानी हम बोल सकते हैं कि मैटर का वो फिजिकल स्टेट जहां पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा लगता है, दैट फिजिकल स्टेट इज नोन एज सॉलिड। तो यहां पे लिखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर having स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ, स्ट्रॉन्गेस्ट से अच्छा वर्ड हमको कंपेयर करना है तो हम यूज करेंगे having maximum force of attraction, maximum force of attraction between the atoms, attraction between the atom is solid, देखिए हम डेफिनेशन फिर से रीड कर दे रहे हैं, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि मैटर का वो फिजिकल स्टेट जहां पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, यानी जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बहुत ज्यादा है, उस फिजिकल स्टेट को आप सॉलिड बोलते हैं। एनी डाउट इन दिस पॉइंट? चलिए तो आप अभी हम 1-2 पॉइंट लिख देते हैं, फिर आप नोट करिएगा, अदरवाइज बहुत टाइम जाएगा। चलिए तो देखिए हमने डेफिनेशन लिखा कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है।
अच्छा, आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन क्लास स्टार्ट होते ही कि वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर एटॉमिक स्पेस, और आपने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, यानी अगर फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस कम होगा, यानी हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट्स हैव लोएस्ट इंटर एटॉमिक स्पेस या मिनिमम इंटर एटॉमिक स्पेस, मिनिमम इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन देयर एटम्स, बिटवीन देयर एटम्स। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर एटॉमिक स्पेस के, तो आपने डेफिनेशन में बोला कि फोर्स आपका मैक्सिमम है, तो अगर फोर्स मैक्सिमम है यानी इंटर एटॉमिक स्पेस मिनिमम होगा, तो वही मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है कि सॉलिड स्टेट्स हैव मिनिमम इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन देयर एटम, यानी सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल है वहां फोर्स बहुत ज्यादा लगता है बट स्पेस बहुत कम होता है। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड, आप एक देख के प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हो। चलिए एक हम ब्रिक ले लेते हैं, ब्रिक मतलब ईंट ले लेते हैं। अच्छा बताइए, क्या ईंट का आप साइज बदल सकते हैं? साइज मतलब मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये आपका ईंट है, हाँ, और इसको मैंने 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया, इसको मैंने 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया और इसको 2 सेंटीमीटर कंसीडर किया, तो क्या आप ईंट का जो चौड़ाई और लंबाई होता है उसको आप बदल पाते हैं? नहीं बदल पाते। यानी जो ईंट का, यस वहीं पे आ रहे हैं। चलिए, तो जो आपका सॉलिड है, सॉलिड का आप साइज भी नहीं बदल पाते। यानी अगर आपका ईंट 1 सेंटीमीटर चौड़ा 2 सेंटीमीटर लंबा है तो वो आप कहीं भी रखिए हमेशा 1 सेंटीमीटर चौड़ा 2 सेंटीमीटर लंबा होगा। और जो आपका ईंट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल होता है वो। जैसे आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप जो 4 साइडेड फिगर होता है उसमें 2 पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं रेक्टेंगल और एक पढ़ते हैं स्क्वायर। तो जब आपकी दोनों साइड, इसको आप बोलते हैं ब्रेड्थ और इसको बोलते हैं लेंथ, जब आपका लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होता है तो इसको आप रेक्टेंगल बोलते हो, जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम होता है तो इसको आप स्क्वायर बोलते हैं। तो जो आपका ईंट है वहां पे लेंथ डिफरेंट होता है, ब्रेड्थ डिफरेंट होता है, यानी जो आपका ईंट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो आप अगर ईंट को चाहे अपने घर में रखिए, चाहे घर के बाहर रखिए या किसी कंटेनर में डाल दीजिए, वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा। यानी जो सॉलिड स्टेट है वहां पे साइज भी फिक्स है, यानी जो उसका मेजरमेंट था, जो उस जितने एरिया को आपका ईंट ऑक्यूपाई कर रहा था उतने एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, और जो उसका शेप है रेक्टेंगुलर शेप है वो फिक्स रहेगा। यानी आप बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट्स हैव डेफिनिट शेप एंड साइज, यानी जो सॉलिड है उसका शेप भी डेफिनिट है, शेप भी निश्चित है, साइज भी निश्चित है। तो अब हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, एक सेकेंड बेटा इसको इरेज कर दूं। हाँ, तो थर्ड लिखते हैं सॉलिड स्टेट्स हैव डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, डेफिनिट शेप एंड साइज, यानी सॉलिड का जो साइज है और जो शेप है वो दोनों डेफिनिट है। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और आगे पॉइंट्स पढ़ाते हैं। बेटा नोट करके कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। कर लिया? किसी को इन तीनों पॉइंट्स में प्रॉब्लम है? हाँ, एक बात और सुनिए, जैसे क्वेश्चन, ये तो मैंने नॉर्मल सा पॉइंट लिखवा दिया कि सॉलिड का शेप साइज डेफिनिट है। क्वेश्चन ये आता है व्हाई सॉलिड स्टेट्स हैव डेफिनिट शेप एंड साइज, तो इसका रीजन हो जाएगा ड्यू टू
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स, अट्रैक्शन बिटवीन, यहां पे हम लिख देते हैं पूरा, बिटवीन देयर एटम्स। तो इसको भी आप कंप्लीट करिए, फिर हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज और बताते हैं सॉलिड की। यस, बहुत अच्छा रंजीत यादव, तुमने बहुत अच्छा रीजन बताया है, हम भी सेम रीजन को लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टार्टिंग के आपने 2 पॉइंट्स लिख लिए हैं, उसको मैं इरेज कर देता हूं, आप थर्ड पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो अब आते हैं हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे जो आपसे क्वेश्चन आता है वो आता है सॉलिड की रिजिडिटी क्या है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या है। सर हिंदी में लिखवाइए, समझ में नहीं आता है, हिंदी में भी लिखवाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो अब मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर दिया करूंगा, ठीक है, लिखवा दिया करूंगा बेटा। ठीक बेटा, इन पॉइंट्स के बाद अब जो भी होगा वो हिंदी में ही रहेगा। तो अगला पॉइंट है कि सॉलिड का डिफ्यूजन, या पहले हम थोड़ा सा 3 प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कशन करेंगे, डिफ्यूजन, रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जो हमारा डिस्कशन है सुन लीजिए फिर से, डिफ्यूजन, रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी। तो हम पहले आपको एक एक करके तीनों के बारे में बता दें। जैसे मैंने आपको कहा ये आपका वाटर है, यहां पे आपका ज्यादा पानी, ये आपका वाटर हो गया, और ये आपका रीजन है, और एक आपका ये रीजन है। तो यहां पे मैंने 6 2 1 7 डॉट्स बनाए हैं, यानी यहां 7 वाटर का पार्टिकल है, 7 वाटर मॉलिक्यूल है, और यहां पे 1 डॉट बनाया है, यहां पे 1 वाटर मॉलिक्यूल है। तो जब आप देखते हैं, जैसे आपके घर में भी ये चीजें तो आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपके छत के एक कोने में पानी पड़ा हुआ है, दूसरे कोने में या तो पानी नहीं है या थोड़ा बहुत पानी है, तो होता क्या है कि जो वाटर है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस, यानी वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, उधर से कंसंट्रेशन कम था, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अपने आप से ज्यादा से लो की तरफ जाने लगता है। तो जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का अपने आप से फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन। फिर से सुन लीजिएगा, इटसेल्फ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी किसी भी सब्सटेंस का अपने आप से ज्यादा की से कम की तरफ जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उस मोशन को आप डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज, बेटा डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन बताई है उसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, फिर से सुन लीजिए, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का अपने आप से ज्यादा से कम की तरफ जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट को आप डिफ्यूजन बोलते हैं। हिंदी में आप उसी को विसरण बोलते हैं। तो जो आपका डिफ्यूजन है यानी विसरण है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस, यानी जो विसरण है वो इंटर एटॉमिक स्पेस के। बेटा अभी जो मैंने बताया ये समझ में आया है शिवा यादव? बताइए फिर आगे बढ़ाया जाए। बाकी स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ में आई है आपको? चलिए, तो अब मैंने आगे लिखा, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर एटॉमिक स्पेस, यानी जो डिफ्यूजन है वो इंटर एटॉमिक स्पेस से सीधे सीधे डिपेंडेंट है। मतलब क्या है कि अगर आप स्पेस को बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, स्पेस को कम करेंगे डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अच्छा, अब इससे थोड़ा सॉलिड से रिलेशन लीजिए। मैंने जब लिखवाया सेकेंड पॉइंट
तो मैंने बोला सॉलिड्स हैव मिनिमम इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल, यानी जो सॉलिड होता है उनके एटम्स के बीच में स्पेस कम है, स्पेस कम है यानी उनकी डिफ्यूजन की पावर भी कम होगी। यानी जो सॉलिड है यानी जो ठोस होता है वो उनमें विसरण की जो दर होती है या तो कम होती है या फिर नहीं होता है। जैसे देखिए भाई, इसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज मैंने कहा आपके घर में या दो आपके बगल में घर हैं, ठीक है। एक घर आपका अमीर का है, एक घर गरीब का है। तो अमीर वाले घर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वहां पे सामान ज्यादा होगा, या सामान से छोड़िए, हम लोग जो अमीरी गरीबी देखते हैं वो पैसे से देखते हैं। तो मैंने कह दिया कि जो अमीर घर होगा वहां पैसा ज्यादा होगा। मान लीजिए उसने कलेक्टेड पैसा रखा हुआ है, नोट कलेक्ट करके रखा है। तो जो गरीब होगा उसके यहां तो इसका उल्टा होगा ना, कि उसके यहां तो पैसा नहीं होगा। अगर सॉलिड डिफ्यूज करता, सॉलिड अपने आप से मूवमेंट करता, तो जो ज्यादा पैसा है वो तो कम पैसे की तरफ जाने लगता। बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज्यादा पैसे वाले के घर से पैसा कम पैसे वाले की तरफ चला जाए। मतलब क्या है कि जो सॉलिड होता है वो अपने आप से कोई मूवमेंट शो नहीं करता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो आपका सॉलिड है उनकी डिफ्यूजन पावर मिनिमम है, या सॉलिड के पास डिफ्यूजन की पावर नहीं होती है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, सॉरी, अब जो भी आपका पॉइंट हो उसको मैं लिखवाता हूं। बेटा एक जो स्टूडेंट ने बोला था हिंदी वाला, उसके लिए भी मैंने कर दिया है, एक्सप्लेन हिंदी में किया है, पॉइंट भी हिंदी में ही लिखवा दूंगा। चलिए, तो अब हम इस पॉइंट को लिखते हैं, सॉलिड्स हैव लीस्ट और नो डिफ्यूजन पावर। सॉलिड्स हैव लीस्ट और नो डिफ्यूजन पावर, यानी जो आपका सॉलिड होता है वहां पे डिफ्यूजन की पावर कम है या फिर डिफ्यूजन की पावर नहीं है। तो हम यहां हिंदी में लिख देते हैं, ठोस अवस्था में विसरण दर कम होती है। विसरण दर कम होती है। ये आपका हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो हमने 3 क्वांटिटीज लिखी थी। फर्स्ट पे हमने डिस्कशन कर लिया अबाउट डिफ्यूजन। अब हम दूसरा डिस्कशन करेंगे रिजिडिटी का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको रिजिडिटी के बारे में बताते हैं। हाँ, डन। चलिए, हाँ, तो अब हम अगला डिस्कशन करेंगे अबाउट रिजिडिटी। देखिए, रिजिडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मैटर टू अपोज द शेप चेंज इन इट, यानी किसी भी मैटर की वो एबिलिटी जिससे वो अपने में होने वाले चेंज को, अपने शेप में होने वाले चेंज को अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को आप रिजिडिटी बोलते हैं। हिंदी में इसको दृढ़ता बोला जाता है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे वो अपने अवस्था, मतलब अपने शेप में यानी आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को आप रिजिडिटी यानी दृढ़ता बोलते हैं। तो जब आप सॉलिड की बात करते हो, यहां पे हम फॉर्मूला वाइज करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लिखते हैं रिजिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपका रिजिडिटी है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है, यानी सॉलिड की रिजिडिटी भी ज्यादा होती। भाई आप एक ईंट देख लीजिए, आप ईंट को जल्दी से नहीं तोड़ सकते हो ना। तो रिजिडिटी मतलब होता है अपने आप को अपने शेप में चेंज का अपोज करना। तो जो आपका सॉलिड है उसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती।
बहुत ज्यादा है, इसलिए आप उसको जल्दी से तोड़ या मोड़ नहीं सकते। जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड का तो आप शेप चेंज कर सकते हो ना, आपने ऐसे करके दबा दिया, अब उसका शेप दूसरा हो गया। गैस, जैसे गुब्बारा, गैस में गुब्बारे में गैस भरा हुआ है, आपने उसको दबा दिया तो दूसरा शेप हो जाता है। बट सॉलिड के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, यानी जिस प्रॉपर्टी से वो शेप चेंज को अपोज कर रहा है वो रिजिडिटी हो गई, और सॉलिड अपने शेप चेंज का सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है, सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है, यानी सॉलिड की रिजिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो आप लिखिएगा अगला पॉइंट, सॉलिड स्टेट्स हैव मैक्सिमम रिजिडिटी, यानी जो आपका सॉलिड स्टेट है उसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी उसमें शेप चेंज को अपोज करने का पावर सबसे ज्यादा है। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, ठोस अवस्था में दृढ़ता अधिक होती है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है रिजिडिटी में हो तो आप बोल दीजिए, कमेंट करिए, हम फिर से बता देते हैं। चलिए मैं अपने आप से एक बार फिर से बता देता हूं कि किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने शेप चेंज में, अपने किस शेप में होने वाले चेंज का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को आप रिजिडिटी बोलते हैं। और जो रिजिडिटी है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो सॉलिड का वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा था, यानी सॉलिड की रिजिडिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है बेटा, आप इसको नोट करिए। तो हम अगले टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो कंप्रेसिबिलिटी है। नोट करिए, हाँ चलिए अब हम अगला डिस्कशन करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेस करने का मतलब होता है दबाना, तो जो आपका सॉलिड है आप उसको दबा नहीं पाते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हम ऐसे, चलिए पहले डिफाइन कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने रिजिडिटी डिफाइन किया तो मैंने बोला मैटर की वो एबिलिटी, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो शेप चेंज को अपोज करता है, उसको आप रिजिडिटी बोलते हैं। इसका उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने शेप में होने वाले चेंज को परमिट करता है, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो शेप चेंज को परमिशन दे रहा है, उस प्रॉपर्टी को आप कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर आप कंप्रेसिबिलिटी का पैरामीटर लिखोगे तो आप लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी is directly proportional to interatomic space। जितना देखिए सीधी सी बात है, रिजिड कौन होगा, जिसमें पार्टिकल पास पास लगे होंगे। तो जो रिजिडिटी को कंपेयर किया जाएगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किया जाएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी चीज को दबाना, इसका मतलब वहां पार्टिकल दूर दूर हो, तो जब भी आप कंप्रेसिबिलिटी को कंपेयर करेंगे वो करेंगे आप इंटरएटॉमिक स्पेस के बेसिस पर। तो अब आपने लिखा है कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरएटॉमिक स्पेस। तो आपने पढ़ा सॉलिड में इंटरएटॉमिक स्पेस कम होता है, तो अगर सॉलिड में इंटरएटॉमिक स्पेस कम है यानी सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी भी कम होगी। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी लगभग कम होती है या नहीं होती है, तो यहां पे लिखिएगा सॉलिड स्टेट्स have lowest compressibility कोई प्रॉब्लम, इसको आप नोट कर लीजिए। कंप्रेस करने का मतलब होता है दबाना, ठीक है। तो हिंदी में मैं इसको बहुत अच्छा, मेरे पास वर्ड नहीं है तो मैं डिक्टेट कर देता हूं कि आप सॉलिड को बहुत कम दबा सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाने की क्षमता। तो जो सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है, यानी आप उसको दबा नहीं पाएंगे।
तो ये आपका हो गया पॉइंट, आप इसको नोट करिए। फिर हम आते हैं अगले पर, यानी लिक्विड पर। हम पहले आपको एक बार रिवाइज करा देंगे कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, फिर उसके बाद लिक्विड्स पे आते हैं। कर लीजिए तो आप कमेंट करिए, फिर हम तुरंत से आगे बढ़ाएंगे क्लास को। ओके, चलिए अब एक बार शॉर्ट रिवीजन करा दे रहा हूं सॉलिड्स का। देखिए बार बार इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि जैसे आपको चीजें याद हो जाएं। आप आफ्टर क्लास आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, आप 10-20 मिनट 25 मिनट अगर बैठ के कायदे से इसको पढ़ देंगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए हम रिवाइज कराते हैं। देखिए सॉलिड मतलब मैटर का वो फिजिकल स्टेट जहां पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो सॉलिड। सॉलिड में इंटर एटॉमिक स्पेस कम होगा, सॉलिड की डिफ्यूजन पावर कम होगी, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, सॉलिड की रिजिडिटी ज्यादा होगी, सॉलिड का शेप साइज डेफिनेट होता है। तो ये तो आपका हो गया अबाउट सॉलिड। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अपने लिक्विड्स पर। चलिए तो अगला टॉपिक हम नोट करते हैं लिक्विड्स। बेटा लिखने वगैरह का टाइम मिल रहा है ना आपको प्रॉपर, इसलिए मैं टाइम दे दे रहा हूं कि आप लिख पाइए। चलिए अब हम आते हैं लिक्विड का। तो देखिए मैंने कहा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा तो उसको आप सॉलिड बोलोगे। अब जैसे ही हम लिक्विड में आते हैं ना थोड़ा फोर्स कम हो जाता है, तो हम यहाँ पे उसको मिनिमम नहीं बोल देंगे। वहां मैक्सिमम बोला तो यहां मैं मिनिमम नहीं बोल दूंगा, मैं मॉडरेट बोल सकता हूं, यानी मैक्सिमम से थोड़ा सा कम लगता है। यानी हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ज्यादा से थोड़ा सा कम फोर्स लगता है, उसको आप लिक्विड बोलते हैं। तो यहां पे लिखिएगा, लिखते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर in which particles have moderate force of attraction, moderate, यहां पे हम लिख देते हैं lesser than solid, less than solid, moderate force of attraction, force of attraction, attraction between atoms, between their atoms, atoms is liquid, यानी वो फिजिकल स्टेट मैटर का जहां पार्टिकल के बीच में सॉलिड से कम फोर्स लगता है, उस फिजिकल स्टेट को आप लिक्विड बोलते हैं। जिसको हिंदी में लिखना है मैं बार बार डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं खुद ही लिखवा देता हूं। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जहां अणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य या परमाणुओं के बीच ठोस से कम बल लगता है, ठोस से कम बल लगता है द्रव है, द्रव, वही आपका लिक्विड होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन करा दी। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस कैसा है। तो देखिए मैंने कहा जो आपका लिक्विड है वहां पार्टिकल के बीच में फोर्स सॉलिड से कम लगेगा। तो अगर फोर्स सॉलिड से कम लगेगा यानी जो लिक्विड के फोर्स आपका स्पेस से इनवर्सली है, यानी फोर्स कम लगेगा
तो जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे उनका जो स्पेस होगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। फिर से सुन लीजिए, मैंने आपको कहा था वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर एटॉमिक स्पेस, और आपने डेफिनेशन लिखा है कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, लिक्विड के एटम के बीच में सॉलिड से कम फोर्स लगता है। तो अगर सॉलिड से कम फोर्स लगेगा यानी सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा स्पेस होगा लिक्विड में, क्योंकि फोर्स आपका स्पेस से उल्टा है। अगर सॉलिड से कम फोर्स लगेगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इन लिक्विड स्टेट्स, इन लिक्विड states particles have higher interatomic space, than solid, यानी जो आपका लिक्विड है वहां पे सॉलिड के कंपैरिजन में जो एटम्स होंगे उनकी स्पेस ज्यादा होगी। तो आप इस पॉइंट को नोट करिए। क्या इस पॉइंट पे स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है? लग रहा है कि कैसे ये हो गया, ना समझ में आया हो, मैं उसको फिर बता दूं। चलिए, तो आप नीचे वाला पॉइंट नोट करिए, ऊपर वाले को मैं इरेज करता हूं। एक मिनट, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, इनके बीच में स्पेस कैसा होगा। अब थर्ड हम आते हैं, थोड़ा सा ये जानते हैं कि इसका शेप कैसा है और साइज कैसा है। तो आप इसके लिए चलिए देखिए, जैसे जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स आपको हमेशा आपके दिमाग में रहे, उसके लिए अच्छा है आप उसको अपने नेचर से रिलेट करके पढ़िए। ये आपकी सारी स्टडी, जैसे फिजिक्स में स्टडी सीधे सीधे नेचर की होती है, केमिस्ट्री में नेचर में से जो आपके मैटर है, नेचर में क्या क्या है उसकी स्टडी आप केमिस्ट्री में करते हो। नेचर में कौन सा मैटर है उसकी स्टडी केमिस्ट्री है। तो अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स बढ़िया समझ में आए तो उसके लिए बढ़िया यही है, कि आप उसको नेचर से रिलेट करिए, आप उसको अपने वातावरण में, सराउंडिंग में देखिए क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लिक्विड का लेते हैं। चलिए, तो जब हम लिक्विड का लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 लीटर दूध है, हाँ 1 लीटर दूध को मैंने ऐसे कंटेनर में लिया, ऐसे। तो जब आप 1 लीटर दूध को इस तरीके से यू शेप के कंटेनर में लोगे तो आपको यू शेप का लगेगा। आपने वी शेप का कंटेनर लिया तो ये आपको वी शेप का लगेगा। तो जो आपका लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड को आप जिस तरीके के कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के शेप का लिक्विड हो जाएगा। बट एक प्रॉपर्टी है, जो आपका लिक्विड का साइज है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। आप चाहे इस कंटेनर में रखिए चाहे इस कंटेनर में रखिए, अगर आपका मिल्क 1 लीटर है तो वो यू शेप के कंटेनर में भी मिल्क शेप 1 लीटर होगा और वी शेप के कंटेनर में भी 1 लीटर ही होगा। यानी आप यहां से कंक्लूड करोगे कि जो आपका लिक्विड है उसका साइज डेफिनिट होता है, साइज निश्चित होता है, और जो आपका शेप है, शेप मतलब आकार होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो यहां पे आप थर्ड पॉइंट लिखिएगा, लिक्विड स्टेट्स हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, सॉरी डेफिनिट साइज यानी जो आपका मापन है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। बट indefinite
सेप। कोई प्रॉब्लम यहां पे? मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर देता हूं कि जो आपकी द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में जो आपका साइज है वो आपका निश्चित होता है। साइज मतलब होता है आकार। तो साइज में जो आपका द्रव अवस्था है वहां आकार निश्चित है, बट जो शेप होता है, शेप का मतलब होता है आकृति। तो जो आपका द्रव अवस्था है वहां आकृति निश्चित नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका दूध हमेशा आपको स्फेरिकल दिखे। आपने स्फेरिकल कंटेनर में रख दिया, स्फेरिकल लगेगा। अगर आप उसी मिल्क को उठा करके सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखोगे, सिलेंड्रिकल लगेगा। तो आप जिस तरीके के कंटेनर में रखोगे शेप वही हो जाएगी, यानी आकृति वो होगी। बट आप चाहे स्फेरिकल में रखिए, स्क्वायर कंटेनर में रखिए, कोनिकल में रखिए, हर जगह वो, अगर आपने 1 लीटर दूध लिया तो वो 1 ही लीटर रहेगा। यानी जो आपका आकार है, यानी जो साइज है वो तो फिक्स हो गया, बट जो आपका शेप है यानी आकृति है वो फिक्स नहीं होता है। तो ये आपका दूसरा, थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। देखिए जब बेटा लिख पा रहे हैं सब लोग कि जल्दी तो नहीं हो रहा है? बच्चों सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? क्या वो मतलब लिख पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए जब हमने सॉलिड का डिस्कशन किया था तो वहां मैंने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। डिफ्यूजन यानी विसरण, रिजिडिटी यानी दृढ़ता, और फिर मैंने डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी। तो मैंने कहा था जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटर एटॉमिक स्पेस के। तो अब हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। तो जो आपका लिक्विड है, लिक्विड में जो आपका इंटर एटॉमिक स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा है। तो जो डिफ्यूजन है वो इंटर एटॉमिक स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा है यानी लिक्विड की डिफ्यूजन पावर ज्यादा होगी, लिक्विड की विसरण दर ज्यादा होगी। भाई एकदम आप ऑब्जर्व भी करते हैं, जैसे यहां पे मैं 1 ईंट रख दूं, यहां से वो 1 ईंट कभी भी उस कॉर्नर पे नहीं जाएगा। बट अगर मैं, जैसे ये आपका बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं ऐसे इस बोर्ड को कर दूं और इस कॉर्नर पे आपका मैंने लिक्विड रख दिया तो ये अपने आप से उस कॉर्नर पे चला जाएगा। यानी जो लिक्विड होता है वो ज्यादा डिफ्यूजन की पावर रखता है, ज्यादा अपने आप मूवमेंट की पावर रखता है सॉलिड की कंपैरिजन में। तो यहां पे लिखते हैं लिक्विड स्टेट्स हैव, liquid states have higher diffusion power, higher diffusion power, than solid, यानी जो लिक्विड है, लिक्विड की डिफ्यूजन पावर सॉलिड से ज्यादा है। तो ये तो आपका हो गया डिफ्यूजन। अगला हम डिस्कशन करेंगे रिजिडिटी का। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था रिजिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। यानी अगर सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है यानी लिक्विड की जो रिजिडिटी होगी वो सॉलिड से कम होगी। तो आप अगला लिखिएगा लिक्विड स्टेट्स हैव lesser rigidity than solid, यानी जो लिक्विड स्टेट है वो शेप चेंज में उतना अपोज नहीं कर पाता है जितना सॉलिड करता है। और लास्ट आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कंप्रेसिबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर एटॉमिक स्पेस के। तो जो लिक्विड है उसमें इंटर एटॉमिक स्पेस सॉलिड से ज्यादा है। तो अगर इंटर एटॉमिक स्पेस सॉलिड से ज्यादा है यानी जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होगी, लिक्विड को कंप्रेस करने का पावर होगा, वो भी सॉलिड से ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखिएगा लिक्विड स्टेट्स हैव
हायर कंप्रेसिबिलिटी, हायर कंप्रेसिबिलिटी बिलिटी देन सॉलिड, देन सॉलिड। बेटा ये जितने भी पॉइंट्स लिक्विड के हुए हैं, क्या किसी स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम है? अगर आपको लग रहा है कि मुझे इन पॉइंट्स में से कोई नहीं समझ में आया है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए देखिए, एक बात सुनिए, हम यहां से तीनों पॉइंट्स को फिर से कर देते हैं, ठीक है। मेरा एम ये होता है कि आपको बहुत कम, आपको याद ना करना पड़े। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए डिफ्यूजन मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर एटॉमिक स्पेस के, और जो आपका लिक्विड है वहां सॉलिड से स्पेस ज्यादा है, तो सॉलिड से स्पेस ज्यादा है यानी सॉलिड जो लिक्विड है उसकी डिफ्यूजन पावर भी सॉलिड से ज्यादा होगी। फिर मैंने पढ़ाया रिजिडिटी, तो मैंने बोला रिजिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है। अगर सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है यानी लिक्विड की रिजिडिटी भी सॉलिड से कम होगी। और थर्ड मैंने बोला कि जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर एटॉमिक स्पेस के। तो जो लिक्विड है, लिक्विड का स्पेस सॉलिड से ज्यादा है, तो अगर लिक्विड का स्पेस सॉलिड से ज्यादा है यानी लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड से ज्यादा होगी। तो बेटा आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। फिर मैंने आपको बताया मैटर दो टाइप का है, फिजिकल, मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन आप दो तरीके से करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। फिजिकल मैंने बोला वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर है, और केमिकल आपका प्योरिटी के बेसिस पर है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर मैटर आपका 3 टाइप का था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का लेक्चर। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैंने आपको सॉलिड और लिक्विड पढ़ा दिया है, अब मैं गैसेस स्टार्ट करूंगा, गैस पढ़ा दूंगा, फिर एक आपको हम टेबल बनवा देंगे, ठीक है, वहां पे यस नो करके करा देंगे जिससे रिवीजन में और आसानी हो। ठीक, आज की सारी बातें सबको समझ में आई बच्चों? आप बता दीजिए, और इसको आपने अगर नोट कर लिया है तो फिर हम लोग इसको ऑफलाइन करते हैं। बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके चलिए, थैंक यू बच्चों।